एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आपको पता ही है हमारा नया टाइम टेबल मंडे से जनरल पेपर, जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आईसीटी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हिंदी के हमारा होने वाला है। तो आज मंडे को हम यही करने वाले हैं, जनरल पेपर अपना। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बता देती हूँ पहले। तो ट्यूसडे को आपका स्पेसिफिक रहने वाला है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि हॉस्टल वार्डन का 30 नंबर के क्वेश्चन जो हैं प्लस एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से होने वाले हैं ट्यूसडे को। टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी रहने वाला है। वेडनेसडे और थर्सडे जो है आपके सजेशन होंगे, आप बताओगे क्या पढ़ना है, थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, रिवीजन और स्पेशल कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। उसमें वेडनेसडे और थर्सडे आप ही के सजेशन पर वीडियो बनेगी। लेकिन आपको क्या करना है, अगर वेडनेसडे को सजेशन दे रहे हो, मतलब कि वेडनेसडे को वीडियो चाहिए तो आपको ट्यूसडे को सजेशन देना पड़ेगा, ठीक है। थर्सडे को वीडियो चाहिए, आपको वेडनेसडे को सजेशन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर फ्राइडे की बात करें तो उसमें सिर्फ लैंग्वेज का ही रहने वाला, जिसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश करने वाले हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश, उसमें हमारा अपठित गद्यांश और अनसन पैसेज नहीं होगा। एक क्लास वो हो जाएगी, दूसरी क्लास में हम अनसन पैसेज को कवर करेंगे और तीसरी क्लास होगी हमारी रीजनल हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्राइडे को 3 क्लास सिर्फ लैंग्वेज को हमने दे दिया फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को सिर्फ लैंग्वेज ही हमें करनी है। उसके बाद अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को हमारी रीजनिंग प्लस आईसीटी रहने वाली है। इनके लिए स्पेशल हमने दिन दे दिया अपना सैटरडे का, क्योंकि रीजनिंग प्लस आईसीटी दोनों 20-20 नंबर की वेटेज रखते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद संडे को आपका डाउट सेशन रहने वाला है, प्लस मेंटल हेल्थ का एक टॉपिक रहने वाला है। पिछली बार मेंटल हेल्थ में हमने कवर किया है, मतलब सुसाइड पर हमने बात करी है इस वाले संडे को। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ, जो हम करेंगे रेगुलर, जो हमारी मंडे ट्यूसडे जो हमारी क्लासेस होंगी वो कहाँ पर होंगी, ठीक है। मतलब कि प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं उनकी, और प्लेलिस्ट बनी भी हुई है, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर स्किप हो जाती है कोई क्लास तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। आपकी जो ये स्पेसिफिक पेपर वाली है ना, जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और आपका एक्ट, वो तो उस वाले पोर्शन में होगा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और एक्ट जो प्लेलिस्ट बनी हुई ना, वो तो उसमें क्लासेस मिलेंगी। लेकिन जो जर्नल पेपर है और साथ में आपका जो हिंदी इंग्लिश है, वो आपकी क्लासेस मैं आपको ये बता देती हूँ कहाँ पर मिलेंगी आपको। देखो, आप यहाँ पे चैनल पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपकी जो ये पहले वाली आपको दिख रही है ना, ये वाली जो आपको ये वाली दिख रही है आपको प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है। EMRS जनरल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमारी 2 क्लास हो चुकी है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 2 जो है ICT की है, वो मैंने इसमें ऐड नहीं की अभी तक। तो यहाँ पर जितने भी आपके जनरल पेपर की क्लास होंगी, तो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 थंबनेल सेम होगा, ठीक है। आपकी फिर क्लासेस जो है वो यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएंगी। इस तरह आपको सारी की सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी, जनरल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर। उसके बाद रीजनिंग, देखो यहाँ पे हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारी ये है रीजनल लैंग्वेज हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर 2-3 थ्योरी के टॉपिक हमने कवर किए हैं। कंप्लीट जनरल हिंदी हो चुकी है। अगर इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं, जो कंप्लीट जो हो चुका है हमारा, जिसकी वीडियो मैंने आपको मर्ज करके दी है। तो आपकी जो जनरल हिंदी कंप्लीट है, नॉलेज ऑफ ICT वो कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट है, जनरल इंग्लिश जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वो आपको मैराथन्स में मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें EMRS जनरल हिंदी टॉपिक वाइज, ये हिंदी टॉपिक वाइज अगर आपको करनी है, आपके पास टाइम है तो आप ये क्लास कर सकते हो। 16-16, 17-17, 20-20 मिनट की होंगी। उसके बाद हम बात करें ICT और ये रीजनल लैंग्वेज, इस तरह की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर जनरल पेपर की मैं बात करूँ तो जनरल तो हो गया, वहाँ पे मिलेंगी। और स्पेशल की बात करूँ तो आपका जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, तो हॉस्टल वार्डन एक्ट प्लेलिस्ट ये बनी हुई है। यहाँ पर सारे एक्ट हमने कवर किए, साथ में जो एक्ट से रिलेटेड PYQ MCQ होंगे जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्यूसडे को, तो वो सारे के सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पर डालूँगी इस वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जी, आपका कहाँ पे गया, हाँ जी, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर क्लासेस हमारी हो चुकी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है यहाँ पर होंगे, ठीक है। जैसे पैडागोजी का मैंने मॉक टेस्ट 1 कर रखा है। आपके थ्योरी पोर्शन तो यहाँ पे सारा कंप्लीट है। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, पैडागोजी का है ना। 2 पैडागोजी के प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं।
और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 हो चुके हैं। इस तरह की हमारी ये प्लेलिस्ट है। उसमें जनरल अवेयरनेस की हमारी 17 क्लासेस हो चुकी हैं। इस तरह के बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्पेशल एम्फोसिस है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस हमारे लिए। अगर आप इनको कर लेते हो ना तो 10 में से 7 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको गारंटी दे रही हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी EMRS हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ पर इस वाली प्लेलिस्ट में वो ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जो MCQ क्वेश्चन, PYQ, मतलब कि जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अब देख लेते हैं अपना। तो ये है हमारे क्वेश्चन जिस आज के सेशन में मैंने रखे हैं आपके लिए। 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं और 10 ही क्वेश्चन ICT के हैं और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। अगर आपने रेगुलर सारी क्लासेस फॉलो की हैं, जो कंप्लीट मैंने सिलेबस कराया वो करा है, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए ये जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा जोश में आ जाओ, जोश के साथ हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं, लेके प्रभु का नाम, 1 2 एंड 3 लेट्स गो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बड़ी ही धूमधाम से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वर्ल्ड फर्स्ट IT कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। कहते हैं कि कौन सी राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दुनिया का पहला IT कैंपस शुरू किया है। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, तेलंगाना है। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, मैं ये समझती हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला वो आपका तेलंगाना रहने वाला है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? तो तेलंगाना की जो सरकार है उसने जो हमारी उसकी तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए दुनिया का पहला IT परिसर स्थापित किया है, जो विश्व विकलांगता दिवस। अब आपको ये बताना है विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। एक बात और बताऊं मैं, एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, साभा नाम की। तो वो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो इतना बारीकी से, इतना अच्छा वो आंसर देती है ना। आप सब भी उसी की तरह आंसर दिया करो ताकि आपकी भी नॉलेज इंप्रूव हो, है ना। और जो कमेंट पढ़ने वाले होते हैं ना, उनकी भी नॉलेज इंप्रूव हो थोड़ी बहुत। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए IT परिसर स्थापित करने के लिए जो ये हमारी विद्या इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकार के संदर्भ में मस्क क्या है? व्हाट डज मस्क स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म बेसिकली आपने बतानी है। माध्यमिक एंड उत्तर शिक्षा कोष है, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष है, माध्यमिक एंड उन्नति शिक्षा कोष है, माध्यम एंड उच्चतर शिक्षा कोष है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में अच्छी वाली आपको देने वाली हूँ। तो चलिए बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहने वाला, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। अब चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं क्या होता है। इसमें आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको भी पैसे मिलते हैं, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल की, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, पहली से 8वीं जो क्लास है, उन पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को पैसे मिलते हैं। 3 महीने में उनको एक बार पैसे मिलते हैं, उनके अकाउंट में आते हैं पैसे ना। साल में टोटल 4 बार मिलते हैं उनको पैसे। अगर बात करें जैसे कि आपका जो प्राइमरी के स्कूल हैं या फिर आपके सेकेंडरी स्कूल हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसा आता है, वो हम देखते हैं एक बार। देखिए जी, इस तरह का देखो आपको मेंटेनेंस मिलते हैं स्कूल को, जैसे कि स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से। अगर किसी स्कूल में 1 से 30 तक के बच्चे हैं, उनका जो बजट है, कुल ग्रांट उनको दिया जाता है साल में कितना, 10,000 रुपये। अगर 31 से लेकर 100 तक के बच्चे हैं तो उनको ग्रांट दिया जाता है 25,000 रुपये का साल में। 101 से 250 बच्चे हैं स्कूल में तो ग्रांट दिया जाता है 50,000 का। और 251 से 1,000 तक के बच्चे हैं तो उस स्कूल को ग्रांट दिया जाता है 75,000 का। 1,000 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 1 लाख तक का ग्रांट दिया जाता है साल में, ठीक है।
अगर बात करूँ उसमें से उस पूरे ग्रांट में से 10% खर्चा करना है स्वच्छता के ऊपर, है ना, जो सफाई साफ सफाई वगैरह के लिए। उसके बाद 10% जो है खर्चा करना है जी किसके ऊपर जी, यहाँ पर आपका जो साइंस है, ईवीएस है, गणित है, उन सब्जेक्ट के लिए। और अन्य जो विषय हेतु टीएलएम, टीचिंग लर्निंग जो मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, आपके जो जैसे कि आपने पढ़ाने के लिए कौन कौन से रिसोर्स वगैरह खरीदने हैं, आपके चार्ट है या फिर एवरीथिंग, है ना, जो यूज़ होते हैं, ऑडियो विजुअल एड, तो वहाँ पर उसके लिए 10% भाग है पैसे का। और अन्य कार्यों में जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह करानी है, कुछ भी कराना है, तो उसमें आपके ये 70% रहने वाला है। इस तरह ये आपका ऑफिशियल है, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए, बस ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो चलिए अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज़ द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लोकेटेड, कहाँ पर है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान? आगरा में, गुजरात में, ग्वालियर में, पटियाला में, बताइए ये कहाँ पर है? तो आपका जो ये लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो आपका जी ग्वालियर में है। और ये ग्वालियर कहाँ पर है जी? एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द कमीशन विच फर्स्ट फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है? किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद नहीं करूंगी ये क्वेश्चन आप गलत करो। बेंटिक है, चार्ल्स है, मैक्लो है, हंटर कमीशन है, बताओ यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है, बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका हंटर कमीशन रहेगा। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था थ्योरी वाले पोर्शन में। जो आपका हंटर कमीशन है वो क्या करता है, सबसे पहले इसने 1882 से 83 में क्या किया था, इसने सबसे पहले इसने जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन है उसको सेपरेट किया था, सेपरेशन पर इसने फोकस किया था। और इसने जो कॉलेजों की एफिलिएशन, इसने कहा कि अगर हम कॉलेजों की एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो शिक्षा है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। उसको स्टैंडर्डाइज की बात इन्होंने करी थी। कहने का मतलब जो ये आजकल जो एफिलिएशन देखने को मिल रही है ना, वो इन्हीं की करतूत है, ठीक है। इन्हीं ने कही थी सबसे पहले कि हंटर कमीशन ने, इन्हीं का सजेशन था। लेकिन आजकल 2035 में आपने एनईपी में पढ़ा होगा कि एफिलिएशन ख़त्म करनी है कॉलेजों की यूनिवर्सिटी से। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अप टू विच एज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बिन कंसिडर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है बताई गई है 15, 20, 18, 14, बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो 14 साल तक के बच्चों को, मतलब कि 8वीं क्लास होगी वो ना, है 14 साल तक के बच्चों को, पहली से 8वीं, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही है संविधान में। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको, 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। कौन से बच्चे होंगे वो आपके स्पेशल बच्चे होंगे, ठीक है, उनको दी जाएगी 18 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उसके बाद अगर बात करें अगला क्वेश्चन, एजुकेशन कम अंडर विच लिस्ट, बताइए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है मैंने इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया आपकी, 9th शेड्यूल होगा, स्टेट लिस्ट होगी, सेंट्रल लिस्ट होगी। बताइए यहाँ पे एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आती है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपका गलत होगा ये क्वेश्चन। तो आपका जो एजुकेशन है वो आपका रहने वाला है जी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं समवर्ती सूची, बात करी थी समवर्ती सूची की 1976 में हो गया था। ये एंट्री नंबर 25 था और 42 अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन करके 42 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया था, जिसमें एंट्री नंबर 25 थी। तब हमारी जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था कि आपका जो स्टेट है और आपका सेंट्रल है दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कानून बना सकते हैं किसके एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए स्कूल में मुफ्त नाश्ता योजना, ब्रेकफास्ट, याद रखना लंच की बात यहाँ पे नहीं गई है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात की गई है। विच इंडिया स्टेट लॉन्च्ड फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कौन से स्कूल्स ने कौन से राज्य के स्कूल ने फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो अपनी स्टैब्लिश करी थी?
बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ना, उन क्वेश्चंस का मैंने लेवल रखा है 20% ईजी है जी, 80% जो क्वेश्चन है ना वो मीडियम लेवल के, और 20% जो है ना थोड़े टफ है। इस तरह के क्वेश्चन है। जो 20% है वो तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, 80% वही बच्चे सॉल्व करेंगे जिन्होंने पढ़ा है, जो तैयारी कर रही है, और 20% वो है क्वेश्चन यहाँ पे जो थोड़े से टफ लेवल के हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और एग्जाम का पैटर्न भी यही रहने वाला है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए स्कूल में मुफ्त नाश्ता योजना स्टार्ट करी है? केरला है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल करेक्ट है जी, यहाँ पे तेलंगाना जो है वो करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना ने स्टार्ट किया, तेलंगाना टॉप पे है, देखो आप तरक्की कर रहे हैं तेलंगाना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं कि तेलंगाना की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करने की घोषणा की है। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 10वीं तक के छात्रों को पौष्टिक ब्रेकफास्ट मिलेगा। सरकार ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए, मतलब कि उसको चालू करने के लिए, कार्यान्वयन को, मतलब कि उसको सुनिश्चित करने के लिए भाई ये काम अच्छे से करे, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट राशि जो है वो भी डिक्लेयर कर दी है, 400 करोड़ की राशि, ठीक है। अब चलिए G20 हम पढ़ा चुके हैं। बताइए विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग? कौन सा शहर चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह बैठक का मेजबान करेगा? गांधीनगर है, वाराणसी है, मैसूर है, गुवाहाटी है। बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो बिल्कुल सही है जी, यहाँ पे जो है वाराणसी आपका करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई, आप पढ़ सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में। तो चलिए कहते हैं कि विच यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? बताइए PMKVY कौन सी केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री विकास योजना लागू करता है? कौन करता है? कौन सा मिनिस्टर, कौन सा जो है हमारा डिपार्टमेंट है वो लॉन्च करता है, मंत्रालय कौन सा करता है? तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो है वो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये जो आपकी स्कीम है स्पेशली फॉर किसानों के लिए है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें 2,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 4 महीने, मतलब कि 4 महीने में दिए जाते हैं, 4 महीने में, फिर 4 महीने में, 4 महीने में, तो 3 किस्तें दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये की, टोटल इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो कहते हैं कि जो हमारी NEP 2020 है, इसका स्ट्रक्चर क्या है स्कूल सिस्टम का, जो इसने किसको रिप्लेस किया है? 10+2 के जो फॉर्मेट को इसने चेंज किया, किस स्ट्रक्चर से इसने चेंज किया है? ये आपके स्ट्रक्चर दिए गए, बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका D ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 5+3+3+4, ठीक है। उसके बाद आपके ICT के क्वेश्चन आ जाते हैं। ICT के 10 क्वेश्चन हैं, तो बड़ा ही ईजी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। WWW स्टैंड फॉर, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब है जी, वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वेब है, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा जी, आपका वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे करेक्ट रहने वाला। WWW की फुल फॉर्म, एब्रीवेशंस का टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे जो WWW है वो क्या करता है, जो आपस में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके संसाधन की एक प्रणाली होती है, जो परस्पर जुड़े हुए दस्तावेज और संसाधनों की एक प्रणाली होती है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। बिना इंटरनेट के आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, नहीं जा सकते हो वहाँ पे। क्या करता है, सूचनाओं का एक नेटवर्क होता है, इन्फॉर्मेशन का एक जाल होता है, जो क्या करता है, यूजर्स को वेबसाइट और वेब पेजों और अन्य जो ऑनलाइन सामग्री है वहाँ तक पहुँचने की अनुमति देता है, परमिशन देता है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसने लोगों के संचार करने, जानकारी तक पहुंचने, ऑनलाइन व्यापार करने के तरीकों में क्रांति ला दी है ना। तो आपको ये बताना है जी, WWW जो है वो सबसे पहले कब आया है और किसने दिया है, ठीक है। कब यहाँ पे बात की गई, हमने पढ़ भी रखा है ICT में ये।
तो बताइए यहाँ पे डैश इज़ यूज टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, बता दीजिए। पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है नेटवर्क्स जो आपके ये हैं। तो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, या ऑल ऑफ दी अबव है। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल जी, यहाँ पे आपका वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्यों, देखो यहाँ पे ना कम्युनिकेट करो किसके साथ, एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो यहाँ पे जो आपका वैन होता है जी, वो एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं इनकी। तो जो लैन होता है और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये एक क्षेत्र तक सीमित होते हैं। जो लैन होता है वो थोड़े क्षेत्र तक सीमित होता है, लोकल एरिया तक वो सीमित होता है, और जो मैन होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तक सीमित होता है। और अगर वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो बहुत बड़े जो है जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स अटैच टू वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। डैश संचार माध्यम से भाई पता नहीं हिंदी में तो क्या लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। इंटरनेट है, ईमेल है, नेटवर्क है, ऑल ऑफ दी अबव है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर अटैच टू वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया आपको बताना है जो कि एक कंप्यूटर से कंप्यूटर अटैच टू वन अनदर थ्रू, मतलब कि कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली किसके द्वारा करते हो आप, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो नेटवर्क रहने वाला। जो नेटवर्क मैंने आपको नेटवर्क की टोपोलॉजी भी पढ़ा रखी है। जो ये नेटवर्क जो है, लैन मैन वैन जो है, इनके द्वारा क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो अटैच करते हैं एक दूसरे को, किसके साथ, कम्युनिकेशन मीडिया से ये अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेटवर्क संचार माध्यम के एक दूसरे से जुड़े हुए क्या होते हैं, ये स्वतंत्र कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है। तो चलिए, इंटरनेट जो है एक वैश्विक नेटवर्क होता है, एक वर्ल्ड का नेटवर्क होता है। इंटरनेट और इंट्रानेट, आपको क्या बताना है, जो इंटरनेट है और इंट्रानेट है उसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब आपको बताना है जो स्पीडोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कंप्यूटर्स, हाइब्रिड है, डिजिटल है, एनालॉग है, नन ऑफ द अबव है। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को भी। जो आपका स्पीडोमीटर है वो क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है जी। तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो हाइब्रिड है, डिजिटल है, एनालॉग है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो स्पीडोमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल होता है। इसमें क्या होता है, एनालॉग में जब आपको फिजिकल मेजरमेंट दिखाए जाते हैं, और आपका डिजिटल क्या होता है, डिजिटल जो 0 व 1 की फॉर्म में आपको दिखाए जाते हैं। कंप्यूटर किसकी भाषा समझता है जी, आपका 0 1 की आपकी समझता है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और आपका हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड हो जाता है जब डिजिटल प्लस एनालॉग मिल जाते हैं। कुछ गुण इसके डिजिटल के होते हैं और कुछ एनालॉग के होते हैं, और इन दोनों से मिला जुला जो हाइब्रिड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। बताए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पीपीटी तो आपने सबने बनाई होगी। तो प्रेजेंटेशन जो जिसमें हम प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तो वो बताना कौन सा। MS वर्ड पे बनाते हैं, एक्सेल पे बनाते हैं, पावर पॉइंट पे बनाते हैं, ठीक है, एक्सेल और एक्सेस पे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका MS पावर पॉइंट रहने वाला है। MS पावर पॉइंट पे आपका क्या बनाते हो, आप PPTs बनाते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन का ये मैंने आपको MS जो ऑफिस है वो पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। बता रखा है जो MS सूट होता है उसमें क्या होती हैं, उसमें आपके MS वर्ड होते हैं, जिसमें आप जो आपका देखो, ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल जो होता है भाई, ये वाला जो MS एक्सेल है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें स्प्रेडशीट होती है, इसमें रो कॉलम होती है, इसमें आप जो प्लस माइनस गुना भाग जो भी आपको करनी होती है, एवरेज निकालना, मैथमेटिकल जो भी काम होता है वो यहाँ पे आप करते हो। पावर पॉइंट जो है वही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम MS एक्सेस की बात करें तो बहुत से डेटा को टेबल की फॉर्मेट में ये यूज़ करता है, और बार बार जिसको चेंज करना पड़ता है, जैसे कि रेलवे का डेटा होता है, मतलब कि बार बार जिसको अपडेट करना पड़ता है।
तो MS एक्सेस का वो काम होता है। अगर बात करें ये जो आपके जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस जो होते हैं, ये आपके पहले आए थे, ठीक है, जब ये बना था MS ऑफिस, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये सूट थे। अगर बाद की बात करें तो बाद में ना आपका जो MS आउटलुक है, MS शेयर पॉइंट है, आपका MS पब्लिशर था, है ना, MS वन नोट, तो ये सारे के सारे जो है वो बाद में ऐड किए गए थे। ये भी आपसे पूछ सकता है। हमने बात करी थी इसका फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर की बात कर रखी है हमने। इसका जो फाउंडर वो बिल गेट्स है। अगर CEO की बात करें तो CEO आपका कौन था भाई, सत्य नडेला, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो ए बिट स्टैंड फॉर, एक बिट जो होती है वो किसके ऊपर स्टैंड करती है? बाइनरी है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डेटा, बाइनरी डेसी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपकी बिट होती है वो क्या होती है? आपकी एक बाइनरी डिजिट होती है जिसमें 0 है 1 की फॉर्मेट में होती है। और जो निबल होता है उसमें क्या होता है, पढ़ रखा है ना, आपकी बिट, बाइट, निबल, है ना, पढ़ रखा है हमने ये। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड डैश जनरेशन, जनरेशन पढ़ रखी है, पहली है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। तो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो सबसे पहले वाले जनरेशन में ही आई थी, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब है वो कब आई थी भाई? पहली। और इस वैक्यूम ट्यूब ने किसको रिप्लेस करा था? इसने ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसको रिप्लेस किया था। जो आपके, एक मिनट रुको, जो वैक्यूम ट्यूब थी वो आपकी फर्स्ट में आई थी, लेकिन बाद में जो आई थी वैक्यूम ट्यूब जिसने रिप्लेस करी है, वो उसकी जगह पर, वैक्यूम ट्यूब की जगह बाद में क्या यूज हुए थे? ट्रांजिस्टर यूज हुए थे ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? हार्ड डिस्क है, USB है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑल ऑफ द अबव है। यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है? तो आपको पता है जो आपके ये चारों के चारों वो स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी है, USB भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपके प्राइमरी तो है नहीं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है ना, जो एक्सटर्नल आप यूज करते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 11 है, 12 है, 13 है, 10 है। कितनी फंक्शन की होती है कीबोर्ड में? तो जो सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो है वो 12 होती है। उसके बाद बात करें तो कीबोर्ड की वो कौन सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं होता? सिर्फ एक ही सिंगल ऐसी की है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं होता, और उसको हम कहते हैं जी स्पेस की, ठीक है। ये है आपका कंप्यूटर, सॉरी, ये है आपका कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये स्पेस की होती है, यहाँ पे कुछ नहीं। और जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ छपा हुआ है ना, लेकिन ये ऐसी है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फंक्शन की आपकी ये 12 होती है, 1 2 3, F1 है, F2, F3, F4, F5, ये जितनी भी है ये 12 होती है। इनके काम हमने पढ़ रखे हैं, क्या क्या इनका यूजेस होता है। तो चलिए ये आपकी नेविगेशंस की होती हैं, ये न्यूमेरिक कीपैड होती हैं। तो चलिए अगला आगे हमारे आ जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें कि 10 क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट बिना देर करें। तो आपको रीजनिंग सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन निकाल लेनी, कॉपी पेन पे आपको सॉल्व करना है, तभी आप इजीली कर पाओगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी है तो ऐसे भी कर सकते हो ना, माइंड में आप कैलकुलेशन वगैरह करके। तो चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। आंसर दे ही दिए होंगे आप सबने। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपको ये बताना है जो आपकी ये टेबल आपकी दी गई है, इसमें यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो आपका ये 64 80 12, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा, यहाँ पे नंबर कम हो गया, ठीक है। ऐसा ही हमें दिख रहा है, ये जो 2 नंबर दिए गए ना, इनसे कम नंबर यहाँ पे है ना। ये जो 2 नंबर दिए गए हैं उसके बाद तो हमें देखना है ये क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 64 + 80 को प्लस करती हूँ तो कितना आ जाएगा? करते हैं प्लस। ये हमारा आ जाता है जी 144। ये मेरे को दिख रहा है कि जो ये जो 144 है, 144 है, तो ये मेरे को स्क्वायर दिख रहा है। किसका और किसका स्क्वायर है जी? ये आपका 12 का स्क्वायर है। 12 × 12 कितना होता है? 144 होता है, ठीक है।
तो चलिए अगर मैं बात करूँ 25 और 11 की, तो अगर मैं इनका प्लस करती हूँ तो इनका प्लस हो जाता है 36, और 36 क्या है, एक स्क्वेयर है, ठीक है, किसका है, 6 का है, 6 × 6 36, ठीक है। ऐसे ही यही वाला लॉजिक हम लगा लेते हैं लास्ट वाले में, और इसमें वन आपका 64 प्लस 124 अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, ये हो जाएगा जी 289। कितना हो जाएगा जी, 289 हो जाएगा। और 289 मुझे पता है कितने का है जी, 17 का आपका स्क्वायर। अगर 17 का स्क्वायर करूँगी तो 289 आ जाएगा। तो 17 ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो पहला ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वो कहता है ए बी सी डी और ई 5 भाई हैं। ए बी और सी फुटबॉल खेलते हैं, बी डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए बी और ई क्रिकेट खेलते हैं, सी डी और ई हॉकी खेलते हैं। कौन फुटबॉल और हॉकी खेलता है, बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे आपने आंसर दे ही दिया होगा, चलो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या कहता है आपका, यहाँ पे बना लेते हैं छोटा छोटा सा। ए बी और सी क्या खेलते हैं जी आपके, ए बी और सी आपके फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका बी सी और ई जो है वो क्या खेलता है, वो टेनिस खेलता है। अगर मैं बात करूँ इसकी ए प्लस बी प्लस ई, ये आपका खेलता है जी क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट के लिख लो सी की जगह। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, रुको भाई ऐसे करते हैं सॉल्व, ऐसे सही दिखेगा। तो चलिए हमने क्या बनाया था यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी क्या खेलते हैं जी, फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद हमने बनाया था बी प्लस डी प्लस ई क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस ई जो है वो क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद आपका जो है सी प्लस डी प्लस ई जो है वो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछ रखा है, यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन फुटबॉल और हॉकी खेलता है। फुटबॉल यहाँ पे और हॉकी यहाँ पे है, बताओ इतना बनाने की क्या ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे हमें देखना है कि जो फुटबॉल और हॉकी है इसमें कॉमन कौन कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो भाई अब फुटबॉल और हॉकी को बना लेते हैं डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद अगर बात करें ये फुटबॉल खेलता है, उसके बाद सी प्लस डी प्लस ई ये खेलता है जी हॉकी। अब बता रहेगा कौन फुटबॉल और हॉकी खेलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका जो है ए बी, देखो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो सी है और ये सी, ये दो सी मतलब कि इसमें फुटबॉल में भी हॉकी भी में ये जो सी है ना यही कॉमन है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि अनिल मोहन का परिचय यह कहते हुए करवाता है कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। मोहन अनिल से किस प्रकार संबंधित है। पता क्या होता है, जो आपके रिलेशन वाले ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपको यही नहीं पता रहता सिंबल कौन सा लगाना है, कौन सा हमने प्लस प्लस है, कौन सा प्लस के लिए लगता है, कौन सा माइनस लगता है, कौन सा सिंबल जो है ये मतलब कि सिंबल्स ही आपको याद नहीं रहते। तो सिंबल याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अपने माइंड से बनाओ, आप आपको क्या लग रहा है। देखो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं कि अनिल जो है मोहन का परिचय करते हुए कहता है, यहाँ पे लिख लो अनिल, और यहाँ पे जो है वो मोहन है। अब कहते हैं कि अनिल जो है वो मोहन का परिचय करवाते हुए कहते हैं, कौन कह रहा है कि वह मेरे पिता के, अब अनिल कह रहा है अपने आप से लेके बात कह रहा है कि वह जो है मेरे पिता के पिता। अब मेरे पिता के पिता कौन होगे जी, मेरे पिता उसके पिता मेरे दादाजी होगे, और उनकी पोती मतलब कि दादा की पोती, ठीक है, कि पोती का पति है। तो कहने का मतलब जो ये अनिल है, अनिल की तो बहन ही होगी ना वो। तो अगर दादा की बात करें तो ये दादा ऊपर होगे ना, तो दादा की जो है दादा की, कहने का मतलब भाई यहाँ पे पिता के पिता दादा और फिर पोती, तो वो वाला रिलेशन बन गया ना यहाँ पे। तो अब कहते हैं कि उसका पति है, ठीक है, तो अनिल की क्या लगी, वो बहन ही लगी, तो उसका पति, उसकी बहन का पति क्या लग जाएगा, बहनों ही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे घुमा दिया क्वेश्चंस ने। अब बताओ, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है यदि लोटस जो है इसका अगर हम कोड करते हैं, इसको RTXXU से करते हैं और फ्लावर
को कोड किससे करेंगे, इसी तरह जैसे ये करा गया है इसी तरह हम कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको अल्फ़ाबेट पता होनी चाहिए कि एल पे कौन सा आता है। एल जैसे कि 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू किस पे आता है जी, यू आपका 21 पे आता है। अगर एस की बात करें तो एस आपका 19 पे आता है। ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो हम देखते हैं, हम ये सिंपल वाला लॉजिक लगाते हैं पहले। आर और टी में डिफरेंस देखते हैं, फिर एल और एल ओहो एल और टी में देखते हैं, फिर ओ और टी में देखते हैं, फिर टी और एक्स में देखते हैं। देखो यहाँ से करती हूँ मैं आपको, देखो एल और टी में देखेंगे, दोबारा देखो यहाँ पे ऐसे एल और टी, फिर ओ और टी, फिर टी और एक्स, फिर यू और एक्स, एस और यू। पहले ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं, अगर बैठ रहा है लॉजिक तो फिर देखिए, फिर हम कोई वरना कोई दूसरा मैथड लगाएंगे। तो देखते हैं, अगर जो एल है, एल हमारा आता है जी 12 पे, एल 12 पे आता है और आर आता है 18 पे, तो कितने का गैप है, ये गैप मेरे को दिख रहा है जी, गैप मेरे को दिख रहा है, ये गैप हमारा 6 का गैप है। अगर ओ और टी में मैं गैप देखूं तो ये गैप मेरे को 5 का दिख रहा है। अगर मैं टी और एक्स में गैप देखूं तो वो गैप मेरे को दिख रहा है 4 का गैप है। अगर फिर मैं देखूं, क्या देखूं, यू और एक्स का, यू और एक्स हो गया, यू और एक्स में अगर मैं देखूँ 3 का गैप है, और एस और यू में देखूँ तो मेरा कितने का गैप है। अब मेरे को ये दिख रहा है जी, जो गैप है ना वो माइनस हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, इसी तरह का गैप हम करके देखते हैं अपने फ्लावर में। तो फ्लावर जो है आपका वो आता है, एफ आता है आपका कितने पे आएगा, आपका एफ आएगा 6 पे आएगा, है ना, एफ आपका 6 पे आएगा। अब 6 में आप जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 6 में अगर 6 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 जो है एल पे आता है, एल 12 पे आता है। तो ये सिर्फ पहले और डी ऑप्शन में दे रखा है, उसके बाद क्यू भी दे रखा है, उसके बाद एस भी दे रखा है। यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट होता है, यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट होता है एल क्यू एस जेड, एल क्यू एस, यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जी, यहाँ पे हमारा 6 का गैप होगा, फिर हमारा 5 का गैप होगा, है ना, उसके बाद 5 का, फिर यहाँ पे 4 का गैप होगा, यहाँ पे ए में ना 3 का गैप होने वाला है। अब देखो गैप मिला के, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं मिलाऊँ तो एल, यहाँ पे मेरे को देखना है, यहाँ पे मैं देखूँगी किसको, यहाँ डब्लू को देखती हूँ मैं, ठीक है, इसमें 3 का गैप लेना है। तो बताओ भाई, डब्लू के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा 23 पे आता है, और 23 में अगर मैं 3 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, जेड आ जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है जी, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है। अब बताओ, ये कहता है कि यदि होटल का जो कूट है वो 12 है तो URVASI का कूट क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर जैसे होटल है, आप देखो ना, ये होटल जो देखो, होटल 8 पे आता है, H 8 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, फिर आपका T आपका 20 पे आता है जी, E आपका 5 पे आता है, उसके बाद L आपका 12 पे आता है। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा। अब मेरे को ये देखना, 60 तो हो गया, लेकिन अब 12 कैसे बनाऊँ मैं, तो चलो बना के देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 कितने हैं ये टोटल, अगर मैं इनको जोड़ूंगी तो ये टोटल जो अल्फ़ाबेट है वो 5 है, ठीक है। 5 को भाग कर देती हूँ मैं 60 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यही वाला लॉजिक लगा देती हूँ मैं इसमें। तो ये वाला लॉजिक लगाने के बाद अगर मैं इन सबको जोड़ती हूँ तो कितना हो जाएगा जी, आपका यू आपका 21 पे आता है, आर आपका आता है जी 18 पे आता है, और ये आपका आता है जी 22 पे, ये आता है जी आपका 1 पे, या आएगा आपका 19 पे, एस 19 पे आएगा ना। तो आई जो है वो आ जाएगा आपका 9 पे। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगी तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा जी, मेरा हो जाएगा 0, और इनको जोड़ती हूँ तो मैं, ये हो जाएगा मेरा 9। तो अगर मैं इनको टोटल जो अल्फ़ाबेट इनको जोड़ती हूँ तो ये अल्फ़ाबेट हो जाते हैं हमारे 6। तो 90 में 6 का भाग करती हूँ तो ये हम हो जाएगा जी हमारा 15। 15 ऑप्शन में है क्या, तो ये जो मेरे को दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कहता है कि आपको बताना है इन 3 में से अलग कौन सा है। मिनिएचर है, डिसअपियर है, टॉर्चर है, डिसगस्टेड है। तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अलग कौन सा है इनमें से। तो मेरे को दिख रहा है जी, ये आपका जो डिसअपियर है वो भी थोड़ा गायब होना है ना, टॉर्चर है ये भी थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, डिसगस्टेड है ये भी,
तो इनमें से जो है ये थोड़ा बहुत ही अलग है मिनिएचर, इसका मतलब होता है कि छोटा है ना, मिनी मिनी छोटा। तो ये सारे आपके क्या है आपका ये है जैसे कि परेशान करने वाला, घृणा करने वाला, ये सारे के सारे शब्द इस तरह के हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे अलग जो दिख रहा है वो आपका यही है। अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह संख्या छांटें जो श्रृंखला में अगली होगी 2, 5, 14, 41 और 122, इनमें से अगली संख्या कौन सी होगी। तो बता दीजिएगा जी यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है आपका। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखो आप हमें ये पता है कि 2, 5 ठीक है, इसमें 3 का गैप है, लेकिन 5 के बाद सीधा 14, 14 के बाद सीधा 41, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गैप कर दिया इन्होंने, है ना, बहुत ही ज़्यादा गैप कर दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये पता है इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है ना। तो चलिए करके देखते हैं। अगर मैं करूं, देखो मेरे को क्या करना है, स्टार्टिंग में देखते हैं। पहले तो यही देखेंगे हम, ये 5 जो है ये 5 आया कैसे है। तो 5 अगर मैं करूं, अगर 2 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 हो जाएगा, और माइनस कर दूं 1 से, तो आ गया मेरा 5, है कि नहीं, आ गया ना 5। उसी तरह से मैं ये वाला लॉजिक लगा के देखती हूँ 14 में अगर मैं करूँगी 5, ये इसे पिछले वाला जो है, ये वाला अल्फ़ाबेट जो है, ये वाला जो नंबर है, इससे करूँगी मैं मल्टीप्लाई। 5 और 3 जो है हमारा कॉमन रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 15 हो जाता, माइनस 1 करूँगी तो हमारा 14 हो जाएगा, बिल्कुल ये तो बन रहा है लॉजिक। चलो अगला सॉल्व करके देखते हैं। 41 अगर मैं 41 में करूँ, क्या करूँ मैं, अगर 14 करूँगी, 14 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 करूँगी तो जी मेरा आ जाएगा 41 बिल्कुल। अब 122 देखते हैं आता है क्या। 41 माइनस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अगर मैं करती हूँ तो मेरा आ जाता है जी 122। चलो इसी तरह का लॉजिक मैं लगाती हूँ अगले अपनी सीरीज़ को देखने के लिए। तो मैं 120 जो 2 है 122 में कर देती हूँ किसका 3 का मल्टीप्लाई, और माइनस कर देती हूँ 1 को, तो मेरा आ जाता है 365, ठीक है। तो 365 यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि फर्श, दीवार और कमरा डैश द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे गोले गोले का मतलब तो मैंने आपको बता ही रखा है बहुत अच्छे से। तो बताइए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कमरा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कमरा दिख रहा है। तो कमरा जो बड़ा होगा आपका, ठीक है, कमरा बड़ा होगा और उस कमरे के अंदर ही आपका क्या रहने वाला, फर्श और दीवार उस कमरे के अंदर ही होगा। तो ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे डी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। आंसर आपने दे ही दिया होगा, चलो हम देखते हैं। अब मेरे को ये बता दो जो जिन्होंने डी ऑप्शन यहाँ पे दिया तो वो किस हिसाब से डी यहाँ पे लगा रही हैं। देखो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपका बड़े वाला कमरा है और इस कमरे में ये फर्श है, नीचे ये दीवारें हैं, तो ये मिल थोड़ी रही है। ये जो लॉजिक आपने दिया है ये मिल थोड़ी रही है आपस में। फर्श और जो दीवारें हैं ये तो अलग है ना, फर्श आपका नीचे है, दीवार आपकी साइड में है ना। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक यहाँ पे बैठ जाएगा, आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए जी अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से, असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहता है, मैंने बता रखा है सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या कहते हैं। हम तेज़ धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं। रीज़न कहता है कि काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है, रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है जो है काला रंग। तो बताइए यहाँ पे कहता है कि बोथ जो है ए आर दोनों ट्रू है, असर्सन रीज़न दोनों ट्रू है, और जो रीज़न है ना वो असर्सन की सही से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ए आर की सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। सी ऑप्शन कहता है कि ए सही है आर गलत है। डी कहता है कि ए तो फाल्स है आर गलत है। यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे ना जब दोनों सही होते हैं ना तो हमें दिक्कत हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है पहला दूसरे की नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर एक गलत है ना तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है ये चीज़ें कि क्या सच में हो रहा है ये, है ना। तो उस तरह से आपको आंसर देना अपने दिमाग से। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने सही दिया है आंसर। ये जो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला, बोथ जो है ए और आर ट्रू है, और ए जो है आर की सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप तेज़ धूप में जाते हो तो काले कपड़ों में बहुत गर्मी लगती है ना आपको, है ना। और आपने देखा होगा जो काला रंग है वो कंपैरिजन और कलर्स के बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इन इक्वालिटी से रिलेटेड। अनइक्वालिटी वाला क्या कहता है, आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताना है इसमें से आपका क्या ट्रू होगा। तो चलिए बताइए। यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ जी,
मतलब यहाँ पे ना 3 परिवार दे रखे हैं। कौन से? एक परिवार आपका ये वाला है, एक परिवार ये है, एक परिवार ये। यहाँ पे 3 परिवार दे रखे हैं, ठीक है। आपको अब सॉल्व करना है ये। आपके लिए थोड़ा और इजी मैं बना देती हूँ। इजी कैसे बना देती हूँ जी? यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए ये स्टेटमेंट दे देती हूँ। एन आपका और आपका, ठीक है। अब आपको सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम यहाँ पे रहनी। एक मिनट रुको। साइन तो आपको अच्छे से पता ही होंगे ना, कौन सा साइन ग्रेटर देन का और कौन सा आपका लेस देन का है। तो अगर मैं बात करूँ एम, ठीक है, एम जो है ये ग्रेटर देन है आपका नहीं, एक मिनट रुको। अब आप मेरे को बता दीजिएगा यहाँ पे जो है वो करेक्ट क्या रहने वाला है। आपकी स्टेटमेंट ये आपका कंक्लूजन कहता है, ये वाला कंक्लूजन है आपका, जो आपका पी है वो लेस देन और इक्वल एन। आपका कंक्लूजन दूसरा कहता है जो एन है जी आपका, एन आपका ग्रेटर देन क्यू। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी किसकी, देखो पहले वाले कंफ्यूजन की, तो पी जो है आपका दे रखा है, पी आपका ये है लेस देन और इक्वल टू एन। यहाँ पे देखो पी कहाँ पे है? पी यहाँ पे है और एन आपका यहाँ पे है। यहाँ पर साइन ना दोनों परिवारों के लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के साइन है। तो मैंने बता रखा, जहाँ पर भी लेस देन ग्रेटर देन के साइन आपको साथ में दिखे तो वहाँ पर आपका वो कंफ्यूजन गलत हो जाता है। तो पहला तो पहले ही गलत हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो ओहो गया, अब दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख दिया मैंने दोबारा। अब बता दीजिए यहाँ पे दूसरा जो है, मैं यहाँ पे दूसरे को आप खुद बताओगे, ठीक है। दूसरा जो है आपको खुद बताना है यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है, बताओ। चलिए वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आपको इसका आंसर देना है फटाफट से। चलो अब हम करते हैं हिंदी। अपना थोड़ा माइंड जो है वो रिलैक्स करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो चुकी है। तो थोड़ा सा माइंड को आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है। और इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ 2 मिनट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करो फटाफट से, सबको करनी है, किसी एक को नहीं कह रही मैं। सबसे पहले चलो अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद आपको अपने माइंड में सोचना है किसी फर्नीचर के बारे में। सोचो, फर्नीचर सोच लिया। अब आपको सोचना है किसी फूल के बारे में। सोच लिया, ठीक है। अब आपको सोचना कलर के बारे में। जो आपके मन में सबसे पहले आ रहा है ना उसी को सोचोगे, अपना आंसर बाद में चेंज मत करना। उसके बाद अब आप 1 से लेके 10 तक की जो गिनती है ना उसमें से कोई भी एक आपको सोच लेना है नंबर, ठीक है। सोच लिया तो चलिए अब आप फटाफट से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। खोल ली। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ ने जो फर्नीचर है उसमें चेयर सोचा है ना। सोचा कि नहीं? उसके बाद फूल अगर की हम बात करें तो उसने गुलाब का फूल सोचा होगा, है ना। अगर हम कलर की बात करें तो कलर आपने रेड और पिंक, है ना, रेड और पिंक आपने कलर सोचा होगा। लड़कियों ने अपना पिंक सोचा होगा, आई थिंक सो, और बॉयज़ ने रेड सोचा होगा, है ना। उसके बाद अगर गिनती की बात करें तो उन्होंने मोस्ट ऑफ जो है 7 और 5 नंबर सोचा होगा। बताओ यहाँ पे सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही है ना। तो बताइए, ये है माइंड रीडिंग। मैंने आपकी माइंड रीडिंग कर ली है ना। आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज कराई है। तो चलिए अब जोश में आ जाओ, हिंदी करते हैं फटाफट से, अब ख़त्म ही होने वाला है हमारा। तो चलिए अब कहते हैं कि जो चक्र, ओहो आंसर भी दिख गया साथ में। बताओ, चक्र पाणी शब्द का बहुप्रिय समास के अनुरूप विग्रह। कहने का मतलब है जो चक्र पाणी है उसका जो हमने समास का विग्रह करा है वो बताना है। चक्र जैसे पानी है, चक्र की पानी है, चक्र है जिसके हाथ में पानी का चक्र। तो सबको दिख रहा है, आंसर भी दिख गया। तो भाई यहाँ पे करेक्ट जो आपका चक्र है हाथ में जिसके, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ सोचे समझने वाली बात ही नहीं है। और हाँ, जो बहुब्री समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही पद जाके प्रधान होता है। जैसे अगर हम बात करें चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, तो वो विष्णु हो जाता है। जैसे कि इन दोनों में से चक्र और पाणी कोई भी पद प्रधान ही जाके विष्णु प्रधान हो गया ना। तो यहाँ पे आपका ऐसा ही रहने वाला है।
तो चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, यह वाक्य किस काल का है। मैंने आपको जब हिंदी कराई थी मैंने आपको पूरा का पूरा काल का टॉपिक पढ़ाया था क्वेश्चन कराते टाइम पे, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, जी बिल्कुल जी, भूतकाल है हमारा। न होता तो अंधेरा फैल जाता, पास्ट की बात करें, और भूतकाल में भी हेतु हेतु मंद भूतकाल है, हेतु हेतु मंद भूतकाल इसी वाला आपका कुछ होता है जो आपकी एक क्रिया जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, तो वो आपका हेतु हेतु मंद भूतकाल होता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ने प्लस अंक का संधि रूप क्या होगा। नैक है, नाक है, नायक है, नयाक है। अरे थोड़ा लॉजिक लगा लो ना, यहाँ पे देखो अपना जो सेंसेबल शब्द है वही नायक है ना, तो ने प्लस अंक नायक हो जाएगा, है ना, ऐसे लगा लो। अगर ये आपकी अयादी संधि का उदाहरण है, आई ऑफ आई यहाँ पे आता है, पढ़ रखा है, दीर्घ संधि में आती है ये। तो ये है आपका, कुछ आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्यार से बैठ के। अब देखो फटाफट से, सट प्लस मास जो है उसका संधि रूप क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो किस प्रकार की संधि है, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हाँ जी बिल्कुल, आंसर सबने सही दिया है जी आपका, ये आपकी रहने वाली है जी, कौन सी, कौन सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी, व्यंजन संधि। हाँ, तो सट प्लस मास मैंने बता रखा है, जिसके पीछे हलंत होता है वो कोरा क्या है, व्यंजन है, उसमें सवर का तो नामो निशान भी नहीं है ना। तो सट प्लस मास का संधि रूप यहाँ पे क्या रहने वाला है, सट मास है, ये है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो तो ये सडमास रहने वाला। लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जी। क्या बनते हैं, देखो जो आपका ये ट है ना, ट, ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन में अगर ट वर्ग को देखें, ट ठ ढ ढ ण, ये होते हैं 5 स्पर्श व्यंजन में, है ना। ट वर्ग में अगर देखें तो ये जो ट वर्ग है यहाँ पे, ट का पहले का तीसरे में बदल जाता है और तीसरे का पांचवें में बदल जाता है कई बार, है ना। तो जो ये पहला है ना ये तीसरे में बदल गया, जो ट है ना वो ठ में बदल जाता है, ये जो ट है ये तीसरे में बदल जाता है, ढ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर खल शब्द का पर्यायवाची शब्द देखें तो खल क्या होता है, कल, खाल, दुष्ट, खेलना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो दुष्ट होता है। अगर बात करें लजीला शब्द का विलोम क्या होगा, बेशरम, शर्मीला, खुशील, मजाकिया, बताइए। लजीला बता दीजिए यहाँ पे, ए बेशरम, कितने बेशरम हो, है ना। लजीला, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, एक सब्सक्राइबर, लाइक और तो बनता है ना, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, तो जो लजीला है वो शब्द का विलोम क्या होगा भाई, बेशरम यहाँ पे जो है करेक्ट रहने वाला। इसका विलोम, लजीला तो था बहुत शर्म वाला, है ना, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो बेशरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिल पे नहीं लेनी किसी को बातें, मजाक में बोल रही हूँ ताकि आपका भी एंटरटेनमेंट हो, साथ में आप भी इंजॉय करो, पढ़ो क्लास को अच्छे से ना। तो चलिए, चैनल को बेशक सब्सक्राइब मत करो, लाइक बेशक मत करो, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेना है ना, बस आप अपना सिलेक्शन ले लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, बहुत अलग अलग किताबों से उठा उठा के क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, ये सारे के सारे PYQ हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो MCQ है, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही वर्तनी वाला है, अवर्जन है, आवर्जन है, आवर्जन है, आवर्जन है। तो यहाँ पे जो है सोचने वाली बात ही नहीं, यहाँ पे जो आवर्जन है वो करेक्ट रहने वाला है, सही वर्तनी वाला जो शब्द है आवर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ। एक ही थैली के चट्टे भट्टे, क्या ये मुहावरा बताना है आपको। विश्वास पात्र व्यक्ति है, समान आदत व स्वभाव वाले है, एक वजन के भाट है, बेईमान समूह। जैसे अब मैं आपको बोल दूँ, सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे भट्टे हो रखे हो, हैं, बताओ। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा, समान आदत व स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो, उनको कहा जाता है एक ही थैली के चट्टे भट्टे। बहुत बार यूज़ करते हैं ना हम मुहावरों को, इनको। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं कहूँ, अच्छा मतलब कि नहीं, आप कहती हो कि ना, छोड़ो, एग्जाम्पल नहीं देते, फिर आप गलत ले लेते हो और फिर दिल पे ले लेते हो बात को ना, किसी को बुरा लग जाएगा, चलो छोड़ो। तो बताओ यहाँ पे कलेजे पर सांप लौटना जो मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। घबराना है, ईर्षा या जलन होना है, मन की इच्छा मन में ही रहना, या अज्ञानी होना। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है फटाफट से। तो जो कलेजे पर सांप लौटना है वो है ईर्षा या जलन होना ना। भाई कलेजे पर सांप लौट गया, क्यों लौट गया, क्योंकि ईर्षा हो रही है ना, जेलसी हो रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसे जीता न जा सके वो क्या होगा। मैडम बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है जी, ये तो अजय हो जाएगा ना, जिसे जीता ना जा सके, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश आ गई, इंग्लिश देख लेते हैं भाई।
यहाँ पे देखो, आई वुड हैव द शर्ट रैदर डैश द शूज़। भाई ये तो हमने पढ़ रखे हैं ना, जो है रैदर किसके साथ यूज़ होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो है फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने कहा था जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। पिछली बार जब हमने ये करा था फिल इन द ब्लैंक्स, हिंदी और इंग्लिश जो थे हमारे कंबाइन जो क्लास आई थी उसमें पढ़ा भी था फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपकी प्रपोजिशंस फिल करनी थी और पूरा का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा था प्रपोजिशंस का। तो यहाँ पे कंजक्शन दे रखी है, भरनी है यहाँ पे रैदर। आपको पता है जी, हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, रैदर के साथ देन लगता है। लेकिन देन कौन सी वाला लगेगा, देन में ए आएगा या ई आएगी? तो देन में क्या आएगा भाई, ए आ जाएगा, ठीक है। देन आई वुड हैव द शर्ट रैदर देन द शूज, ठीक है। इनका पेयर बनता है रैदर देन, अच्छा नाइदर नोर आइदर और, इनके पेयर बनते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो स्क्योर्सली हैड ही लेफ्ट डैश द कार वेंट टू पिक हर, ये भी कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, किसका पेयर बनेगा जी, वेन का बनेगा ना, स्कार्सली और वेन का यहाँ पे पेयर बनता है। यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, व्हेन द थीफ सा द पुलिस मैन ही ब्रॉक इनटू ए स्प्रिंट, मतलब जब चोर ने देखा पुलिस को तो क्या करा उसने, बता दो। यहाँ पर आपका जो एडवर्ब है, टॉपिक में आपके सिलेबस में दे रखा है एडवर्ब, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। तो मैडम ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो व्हेन दे रखा, व्हेन का मतलब टाइम हो जाता है, तो टाइम में आप लगा दो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, है ना इजी। इसी तरह की आपकी इंग्लिश आने वाली है, डरना नहीं है बिल्कुल भी इंग्लिश से, ठीक है ना, बिल्कुल हलवी इंग्लिश है। चलो ये आपके फ्रेजेस, आपकी इडियम एंड फ्रेजेस है ना टॉपिक। तो चलिए, टू हिट द जैकपॉट, हमें मतलब नहीं पता मैडम इसका मतलब क्या है, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। टू गैम्बल है, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली है, टू इनहेरेंट मनी है, टू बिकम बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, कुछ नहीं बचा हाथ में। इनहेरेंट मनी है, मतलब कि मेरे तो दादे परदादे इतने अमीर जादे हैं, बस ज़रूरत ही नहीं है ना, मनी मनी है मेरे पास। तो कहता है गैम्बल, जुआरी है ना, जुआ खेलता है जो। बी कहता है कि टू मेक मनी एक्सपेक्टेडली, बट अनएक्सपेक्टेडली मनी बन गई मेरी तो बताए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला, टू हिट द जैकपॉट। यहाँ पे मेरे को सबसे सेंसिबल जो आंसर लग रहा है ना, वो कर दो, क्या कर दो आप, बी कर दो यहाँ पे, टू मेक मनी एंड एक्सपेक्टेडली, बस हो गया आपका, है यही आपका करेक्ट है। तो चलिए आगे कहता है टू सी आई टू आई विद, टू सी आई टू आई विद, आप करते हो ना आई टू आई, मतलब जब आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हो, याद रखो जब आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हो तो क्या एग्री होते हैं, स्ट्योर फिक्स होते हैं, टू बी एंग्री गुस्सा होते हो, टू रिवेंज लेना चाहते हो। तो बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है, आंसर देना है जी इस क्वेश्चन का कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में देखना चाहती हूँ। टू आई जो है फ्रेज वर्ब का आप क्या करते हो आंसर। तो चलिए जी, ये हमारी क्लास बहुत ही लंबी हो गई आज की, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं। तो अच्छे लगे हैं तो पता है आपको क्या करना है, अगर नहीं करना तो एज यू विश, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर लेना है। सिलेक्शन लेके बस आप मेरे को बता देना कि मैडम मेरा सिलेक्शन हो गया, बस तभी मेरा तो दिल खुश हो जाएगा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।